क्या हाल है मेरी टॉपर गैंग। मिल गया समय पढ़ने का। तो चलो आज हम लोग समझते हैं रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ ब्रीदिंग नहीं होता है। इसका मतलब होता है फूड को तोड़ना ताकि एनर्जी मिल सके। तो आज हम लोग समझेंगे इसको सेल के लेवल तक में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं हम लोग रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या था? रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड का ब्रेकडाउन होना ताकि एनर्जी मिल सके। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड का ब्रेकडाउन होना ताकि हम लोग को वहां से क्या मिल सके, एनर्जी। बट ये डाइजेशन नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो हमारे सेल के अंदर में होता है। ठीक है, तो जो हम लोग खाना खाते हैं ना, वो हम लोग देखे थे क्या कि स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू होते हुए हमारे ब्लड में एंटर कर जाता है। और जब ये फूड पार्टिकल्स हमारे ब्लड में आ जाता है तो वो ब्लड के थ्रू हर एक सेल तक पहुंचाया जाता है ग्लूकोज के फॉर्म में। और यही जो ग्लूकोज होता है हमारे खाने में, ये हम लोग को एनर्जी देता है जब इसका ब्रेकडाउन होता है। तो चलो समझते हैं हम लोग कि ये क्या है। तो बहुत सारे देखो, बहुत सारे लोग क्या समझते हैं ना कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम है, जबकि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस होता है। ब्रीदिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि बस सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। बट इसके आगे जो प्रोसेस होता है, मतलब उस ऑक्सीजन का जो कि सांस हम लोग लिए थे वो हमारे बॉडी के अंदर में हर एक सेल तक जाता है और उसका ब्रेकडाउन होना ताकि एनर्जी मिल सके, ये होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, सो रेस्पिरेशन मतलब सिर्फ ब्रीदिंग नहीं है, रेस्पिरेशन मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है वो एनर्जी को अलग अलग तरीके से फॉर्म करता है। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़ता है, इसको हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसा होता है जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही काम करता है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रकार के रेस्पिरेशन को बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हो गया, वैसा प्रोसेस, वैसा रेस्पिरेशन का टाइप जहां पर ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को ब्रेक डाउन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या हो गया हमारा, वैसा रेस्पिरेशन का टाइप जहां पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में फूड का ब्रेक डाउन होता है। तो पहले हम लोग समझते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि ह्यूमंस और सारे एनिमल्स के अंदर में हम लोग को देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। तो देखो, ये हमारा अगर सेल है तो सेल के अंदर में एक लिक्विड फिल्डअप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। फिर यहाँ बीच में न्यूक्लियस होता है और एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेल होता है जिसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में नाम तो सुना ही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज, कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, तो देखो, जब हम लोग खाना को खाते हैं ना तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में तोड़ दिया जाता है। ये ग्लूकोज एंटर करता है हमारे बॉडी के हर एक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे ये ग्लूकोज हमारे बॉडी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जा मतलब साइटोप्लाज्म में जाता है ना, तो वहीं पे इसका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। अगर तुम लोग को ध्यान होगा कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता था C6H12O6। जब ये ब्रेकडाउन होता है ना ग्लूकोज हमारा, तो सबसे पहले इसका ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म ये टूटता है किस फॉर्म में, पायरुवेट के फॉर्म में। ठीक है, ये पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन का एटम एक मॉलिक्यूल होता है। तो ग्लूकोज था हमारा 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल और पायरुवेट हो गया 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल। अब इसके बाद फर्दर क्या होने वाला है, ये पायरुवेट हमारा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में फिर क्या होगा इसके साथ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में फिर ये हमारा जो पायरुवेट है वो टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। ये जो एनर्जी बनाता है ना हमारा, वो बनाता है एटीपी के फॉर्म में। अब तुम लोग जानते हो कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एटीपी को हम लोग कहते हैं एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये क्या होता है भाई, इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी करेंसी। क्यों? देखो, जब भी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है ना, तो होता क्या है कि हमारे बॉडी में पहले से एडीपी मौजूद होता है। एडीपी मतलब डाई फॉस्फेट, डाई मतलब दो होता है, और इसमें एक और फॉस्फेट जब कंबाइन करता है तो उस दौरान वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब समझो चार्ज हो जा रहा है हमारा ये एडीपी, और फॉर्मेशन करता है एटीपी का। फिर यही एटीपी मॉलिक्यूल जहां भी हमारे सेल में या हमारे बॉडी में एनर्जी की जरूरत पड़ेगा वेरियस एक्टिविटीज करते समय, ये एटीपी वहां जाएगा और फिर ये ब्रेक डाउन हो जाता है एडीपी और एक और पी में, और साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। कितना एनर्जी रिलीज करेगा, जितना एनर्जी हम लोग यहाँ पे इसको बनाने में दिए थे, ये जब ब्रेक डाउन करता है तो वहां पर वो एनर्जी रिलीज करता है। कुछ इस प्रकार से समझो, ये एक बैटरी था जो कि यहाँ पे चार्ज हो गया, एटीपी का फॉर्मेशन किया, और फिर ये वापस यहाँ पर एनर्जी रिलीज करता है और एटीपी का निर्माण कर लेता है। ठीक है,
तो ये तुम्हारा होता है एनर्जी, इस फॉर्म में हमारे सेल के अंदर में बनता है। अब ये जो एटीपी है ना, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो लगभग 38 एटीपीज का निर्माण होता है एक बार में। ठीक है, 38 एटीपीज जो है हमारे रेस्पिरेशन के टाइम पर, एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पर हमारे बॉडी में बनता है। इज इट क्लियर? ये था हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके बाद हम लोग समझेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? वैसा रेस्पिरेशन जो कि हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो देखो, एनारोबिक रेस्पिरेशन जनरली किसके अंदर होता है? ये यीस्ट में देखा जाता है, यीस्ट के अंदर में। तो इस दौरान क्या होता है? तो देखो, फिर से इसके बॉडी सेल के अंदर में हमारा ग्लूकोज जाएगा। ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूट जाएगा पहले पायरुवेट के तौर पे। फिर उसके बाद में ये जो पायरुवेट है ना, ये ब्रेक डाउन करता है इसके अंदर में इथेनॉल में, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी का निर्माण करेगा। ठीक है, ये जो इथेनॉल होता है ना, यही वो अल्कोहल होता है जिसको हम लोग पीते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन भी कहते थे, पढ़े होगे ना फर्मेंटेशन क्या होता है। तो यहाँ पर ये ग्लूकोज जो है उसका ब्रेक डाउन करता है इथेनॉल में, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और एटीपी का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर जो एनर्जी फॉर्म होता है एटीपी, वो बहुत ही लेस अमाउंट में फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। इज इट क्लियर? तो यीस्ट जो है वो बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकता है, मतलब उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। वो सिर्फ रेस्पिरेशन के वो रेस्पिरेशन कैसे करे? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। तो समझे, रेस्पिरेशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि भाई ऑक्सीजन एंटर कर रहा हो। रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड जो तुम लिए थे ना उसका ब्रेकडाउन होना, ताकि एनर्जी मिल सके। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट के अंदर। बट तुमको पता है ह्यूमंस के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कब, कहाँ, कैसे समझते हैं हम लोग? देखो, तो जब हम लोग ग्लूकोज लिए थे ना, अब मान लो कभी ऐसा होता है अचानक से कि कोई तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता दौड़ गया। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग को भागना है बहुत तेज ताकि हम लोग सरवाइव कर सके। तो उस टाइम पे हमारा बॉडी पता है क्या करता है? कम ऑक्सीजन में ही, ऑक्सीजन के लैक में ही एनर्जी रिलीज करता है ताकि हम लोग उस समय तक के लिए सेफ हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में शुरू होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में। तो प्रोसेस क्या होता है उस कंडीशन में? सेम, वो ग्लूकोज जो तुम लिए वो टूटेगा पायरुवेट के तौर पे, और फिर यही साइटोप्लाज्म में ही ये पायरुवेट जो है वो टूट करके क्या करता है? लैक्टिक एसिड का निर्माण कर देगा। और साथ ही साथ में तुम्हारा क्या करता है? लैक्टिक एसिड के बाद में ये एक्स्ट्रा फॉर्मेशन करता है एनर्जी का एटीपी में। करीब 2 एटीपी इसका निर्माण होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट है, लेकिन उस टाइम पे हमको यही चाहिए होता है। तो यही लैक्टिक एसिड जो है इसका फॉर्मेशन हो जाता है। एंड दिस लैक्टिक एसिड क्रिएट्स मसल क्रैम्प्स। तो हम लोग को ना जब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मसल्स में पेन होता है, तो ये इस लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। ठीक है, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मसाज करते हैं। मसाज करने के बाद में ये लैक्टिक एसिड जो होता है इसके पास ऑक्सीजन पहुंचता है, इसका ब्रेकडाउन होता है और हम लोग को इसके पेन से राहत मिलता है। समझ में आ गया? तो एक बार देखो इस डायग्राम को तुम अच्छे से। एक ग्लूकोज था हमारा, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, साइटोप्लाज्म ये टूट गया पायरुवेट में जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था। इसके बाद में जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन था यीस्ट में, जैसे ऊपर देख पा रहे हो तुम लोग, तो ये तुम्हारा इथेनॉल का फॉर्मेशन किया। फिर इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाया। ठीक है, इसके बाद फिर जब तुम देखे कि हमारे अंदर में क्या हुआ, फिर ये जो पायरुवेट था वो माइटोकॉन्ड्रिया में चल गया था प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और फिर ये बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। इट क्लियर? लेकिन हमारे ही मसल सेल्स के अंदर जब ऑक्सीजन का लैक होता है तो ये लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है और साथ में एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। इज इट क्लियर? कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। बढ़े हम लोग आगे। तो ये था। अच्छा, अब तुम लोग को क्या लगता है, प्लांट भी रेस्पिरेशन करता है कि नहीं करता है? डू प्लांट्स रेस्पायर? क्या लगता है बताओ? तो देखो, हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस करता है। ये क्या करता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर? कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ठीक है, वाटर लेता है, और फिर सनलाइट के प्रेजेंस में हमारा ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है। लेकिन तुमको पता है ये जो ग्लूकोज बनाया है इसको भी तो ब्रेक डाउन करना होगा ना, ताकि उसको एनर्जी मिल सके। ठीक है, तो प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करता है, दिन में भी करता है और रात में भी करता है। तो क्वेश्चन आता है, तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता होगा। बट हम लोग तो जानते हैं कि प्लांट जो होता है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो एक्चुअल में होता क्या है ना, कि जब प्लांट्स ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक डाउन करता है हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट वापस ले लेता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर। समझे?
जैसे मान लो कि हमारा इसको इस प्रकार से देखो, फोटोसिंथेसिस अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, वाटर लेगा और बनाएगा ग्लूकोज को। ठीक। फिर रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होगा, रेस्पिरेशन के टाइम पे ये इस ग्लूकोज को तोड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और फिर क्या करेगा तुम्हारा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O रिलीज करेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में भी ले लेता है। तो प्लांट जो होता है वो रेस्पिरेशन, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज तो करना नहीं है, तो बहुत ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करता है। ठीक है, तो मान लो कि उसको 100 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, दो अपने बॉडी से ले लिया और बाकी 98 जो है वो मान लो कि इन्वायरमेंट से ले लिया। तो इस प्रकार से वो सिर्फ ऑक्सीजन हम लोग को लगता है, और फिर क्या करता है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो हम लोग कहते हैं कि सिर्फ ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, बट एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड भी था जो वापस वो खुद ही एब्जॉर्ब कर लिया फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। बट रात के टाइम पर प्लांट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। क्यों? क्योंकि रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, तो वो ऑक्सीजन लेता है और सिर्फ वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, क्योंकि उसका यूज नहीं है तो उसको एटमोसफेयर में छोड़ देता है। बट ये बहुत ही लेस अमाउंट में होता है हमारा, क्योंकि प्लांट्स को बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज करना नहीं है तो बहुत ज़्यादा खर्च करेगा नहीं वो फूड को। इज इट क्लियर? तो प्लांट्स के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है। तो बात आता है कि प्लांट्स के अंदर अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन कहाँ से जाएगा, सेम वही स्टोमेटा से जाएगा। ठीक है, जिससे ऑक्सीजन हमारा जा रहा था अंदर और बाहर आ रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा था। ठीक उसी प्रकार से हमारा ऑक्सीजन भी एंटर करता है, हर एक सेल तक वो पहुंचता है। प्लांट में काफी बड़ा बड़ा गैप्स होता है सेल के बीच में, मतलब कि ज्यादा इंटर सेलुलर स्पेस होता है। तो यहीं पे वो गैप से वो ऑक्सीजन जो है वो सेल्स के पास पहुंचता है और डिफ्यूजन के थ्रू वो सेल अंदर और बाहर तुम्हारा मूव करता है सेल के। इज इट क्लियर? तो प्लांट के अंदर भी रेस्पिरेशन हो रहा है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, पर दिन में जितना वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है उससे ज़्यादा वो ले लेता है और नेट ऑक्सीजन छोड़ता है, जबकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इज इट क्लियर? चलो अब बात करें हम लोग वाटर एनिमल्स के बारे में। देखो, पानी में जो मछलियां रहती है, देखो तो वो लोग ऑक्सीजन कैसे लेती है, तो बहुत से बच्चे ऐसे बोलते हैं ना कि जो H2O होता है ना, H2O इसको ब्रेक डाउन करके यहाँ से ऑक्सीजन लेती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वाटर के अंदर में ऑक्सीजन जो होता है वो डिजॉल्व होता है, खुला हुआ होता है। ठीक है, मछलियाँ क्या करती है, इन्हीं डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेती है। कैसे? देखो, ये लोग माउथ के थ्रू वाटर को अपने अंदर ली और इसको ना प्रेशर के साथ में गिल्स के थ्रू पास करवाती है। अब जब गिल्स के थ्रू जाता है ना वो वाटर, तो उसमें जो भी ऑक्सीजन होता है वो इन ब्लड वेसल्स जो कि गिल्स के किनारे में मौजूद होता है उसमें ट्रांसफर हो जाता है, और इस प्रकार से मछलियाँ जो है वो रेस्पिरेशन के फंक्शन को परफॉर्म करती है। अब सोचो कि हवा जो है, ठीक है, इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन का क्वांटिटी होगा या फिर वाटर में? ऑफ कोर्स वाटर में कम होने वाला है ऑक्सीजन। तो इस वजह से जो फिशेस होती है इसका रेस्पिरेशन का जो रेट होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है? क्योंकि वहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसका कह सकते हो कि ये जो जो मिलता है, जितना अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है ये बहुत ही लेस अमाउंट होता है। समझ में आ गई ये सारी बातें? तो चलो अब हम लोग समझते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस। रेस्पिरेशन को हम लोगों ने कंप्लीट समझ लिया, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देख लिया और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी देख लिया। बट जो ब्रीदिंग प्रोसेस था जो कि सांस अंदर लेना और बाहर होता है, तो ये कैसे होता है, इनमें कौन कौन से ऑर्गन्स तुम्हारा काम कर रहा है, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, हम लोग का ब्रीदिंग जो है वो स्टार्ट होता है नेजल कैविटी, ये नाक से। यहाँ से फिर तुम्हारे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाता है जो कि तुम्हारे लंग्स को कनेक्ट करता है, इसको कहते हैं हम लोग ट्रैकिया। फिर ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, इसको कहते हैं ब्रोंकाई। और फिर ये जो ब्रोंकाई होता है ना वो और भी छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होते चला जाता है, एक पेड़ की तरह है ना, एक ब्रांच गया फिर और भी छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होते चला जाता है ये, इसको हम लोग ब्रोंकियोलिस कह रहे हैं। और फिर इन सारे ब्रांचेस के लास्ट में एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ब्रांचेस के लास्ट में एक बलून लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, इसको हम लोग कहते हैं एल्वियोली। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये हमारे नाक से एंटर किया, ठीक, और यहाँ पर ये होता हुआ हमारा कहाँ चल गया, ट्रैकिया के अंदर में। ठीक है, यहाँ पर से देखो ये जो पार्ट होता है ना, यहाँ पर हमारा फूड पाइप और ये जो ट्रैकिया होता है वो सेपरेट होता है। एक इपिग्लोटिस नाम का ऑर्गन होता है जो क्या करता है कि इन दोनों को सेपरेट करता है। तो जब हम लोग खाना खाते हैं ना तो वो बंद हो जाता है हमारा जिससे विंड जाने वाला विंड पाइप, और खाना फिर एसोफेगस से जाता है। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो खुल जाता है, हवा उसके थ्रू जाता है। इसीलिए कहते हैं खाते खाते हम लोग को बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो खाना जो है वो क्या होगा, तुम्हारा जब बोलते हो तो हवा का तुम्हारा हो रहा है मूवमेंट, तो खाना तुम्हारा फूड पाइप से
की जगह विंड पाइप में भी जा सकता है और फिर तुमको प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात किया, हम लोग देखा यहाँ पे ट्रैकिया है। ट्रैकिया को तुम अगर ध्यान से देखोगे ना, इसको अगर मैं इरेज कर दूं, अरे, तो यहाँ पर तुम लोग नोटिस करोगे कि ट्रैकिया के अंदर में यहाँ पर छोटा छोटा ना, इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेज का बना हुआ सॉफ्ट बोन का। तो ये ट्रैकिया में ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्यों मौजूद होता है? क्योंकि देखो ये मस्कुलर ऑर्गन है और हवा को पास करना है। तो अगर ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा ना, तो ये ट्रैकिया कोलैप्स कर जाएगा, चिपक जाएगा और फिर हवा नहीं जा पाएगा हमारे लंग्स के थ्रू। तो ये क्या करता है ना, ये जो कार्टिलेज था तुम्हारा यहाँ पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये इसको एक प्रॉपर शेप दे करके रखता है ताकि इन लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहे और हवा जो है वो इजिली पास हो सके। ठीक है। इसके बाद में यही ट्रैकिया तुम्हारा आगे जाकर के दो पार्ट में टूट गया, जिसको ब्रोंकाई कह रहे हैं हम लोग। और फिर ये अलग अलग ब्रांचेस के तौर पे बढ़ते चला जा रहा है, जिसको हम लोग ब्रोंकियोलिस कह रहे थे। ठीक। ब्रोंकियोलिस के बाद क्या होता है भाई, कि ये तुम्हारा जाता है एल्वियोली के अंदर में। हम लोग एल्वियोली की बहुत ही डिटेल्स में समझने वाले हैं, बट इससे पहले समझते हैं क्या कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, ब्रीदिंग किस प्रकार से करते हैं। तो जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो हमारे नोज के थ्रू एयर कैसे अंदर की तरफ ट्रेवल करता है। तो देखो हमारा ये जो दिख रहा है ना, ये कंप्लीट, ये जो लंग्स है, ये हमारा एक बोन के स्ट्रक्चर से घिरा हुआ रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं रीब केज। और इसके नीचे में एक बहुत ही स्ट्रांग मसल होता है, इस मसल को हम लोग डायफ्राम कहते हैं। तो जब हम लोग को सांस लेता है तो ये डायफ्राम जो यहाँ पर है वो नीचे की तरफ एक्सपेंड करता है और रीब केज बाहर की तरफ मूव करता है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होगे ये बाहर की तरफ मूव किया और डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है, तो स्पेस बनता है। स्पेस बनता है तो हवा ऑटोमेटिक अंदर की तरफ एंटर कर जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि ये रीब केज थोड़ा सा दबता है और डायफ्राम भी अंदर की तरफ जाता है। और इसकी वजह से तुम्हारा क्या होता है कि वो जो लंग्स का एरिया था वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और ऑक्सीजन जो है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो तुम्हारा शरीर के बाहर एक्सहेल किया जाता है। मुझे क्लियर? तो ये मसल्स के मूवमेंट के कारण हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है ये समझ में आया। लेकिन अब एक्चुअली में तुम्हारा वो जो ऑक्सीजन था वो हर एक सेल तक पहुंचता कैसे, चलो उसको समझते हैं। तो ये तुम देखे कि ब्रोंकाई जो था वो दो पार्ट्स में बटा, ब्रोंकियोलिस हो गए छोटे छोटे ब्रांचेस। इन सारे ब्रांचेस के लास्ट में एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं एल्वियोली। अब इस एल्वियोली में क्या होता है ना, कि जैसे ही हमारा ऑक्सीजन एंटर करता है, इस एल्वियोली के वॉल में ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स मौजूद होता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन अंदर था ना एल्वियोली के अंदर, ये क्या होता है कि डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा, डिफ्यूजन जानते होगे तुम लोग, किसी भी चीजों का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करना। ठीक है, मान लो सेल के अंदर में ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, बाहर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन किधर जाएगा, हायर से लोअर की तरफ। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि एक मेम्ब्रेन होता है, उसको क्रॉस करता हुआ ऑक्सीजन जो है वो तुम्हारे ब्लड वेसल्स में चला जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही ये ब्लड वेसल के अंदर गया, तो हमारे ब्लड के अंदर में होता है आरबीसी, है ना। कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले अगले वीडियो में, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आरबीसी जो तुम्हारा होता है इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। ये बना होता है हमारा हीमोग्लोबिन से। रेड ब्लड सेल्स किससे बनता है? हीमोग्लोबिन से बना रहता है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये ऑक्सीजन के प्रति बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड होता है, इसकी एफिनिटी जो होती है ना ऑक्सीजन के लिए बहुत हाई होती है। तो ये ऑक्सीजन को अपने साथ में कंबाइन कर लेता है और एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और फिर यही हीमोग्लोबिन कहाँ है, हीमोग्लोबिन ये आरबीसीज में है। इसी हीमोग्लोबिन के कारण हमारा ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है। और ये इसको बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या कह रहे थे कि हीमोग्लोबिन में तुम्हारा ऑक्सीजन कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया। और फिर यही हीमोग्लोबिन जो है, मतलब आरबीसी जो है, आरबीसी के सेल्स जो है, बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचेगी, हर एक सेल तक पहुंचेगी। और फिर यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो उस सेल जो कि इस ब्लड वेसल के किनारे होगा उसके अंदर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इज इट क्लियर? कंप्लीट हम लोग देख लिया ना, वो ब्रीदिंग प्रोसेस से लेकर किस प्रकार से ऑक्सीजन जो है वो तुम्हारे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ बोनस पॉइंट समझो। हम लोग जानते हैं कि आयरन का रिक्वायरमेंट होता है हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन के लिए। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आयरन जो है कमी होता है तो उनमें हीमोग्लोबिन का कमी हो जाता है। और इस वजह से तुम्हारे बॉडी के अंदर में आरबीसी का अमाउंट कम हो जाता है। तुम्हारे ब्लड जो है होता है वो ऑक्सीजन को प्रॉपर अमाउंट में कैरी नहीं कर पाता है। और इस वजह से तुमको दिन भर एनर्जी नहीं मिलते रहेगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सुस्ती सा फील होते रहेगा। तो इसके पीछे कारण क्या है? आरबीसी का कमी, हीमोग्लोबिन का कमी। ठीक है। तो आयरन के लिए फिर इसके अलग से सप्लीमेंट लेते हैं ताकि हमारे बॉडी के अंदर में फिर से आयरन का मात्रा प्रचुर हो सके। तो ये तो बात है ऑक्सीजन के लिए। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रैवल करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना वो वाटर में बहुत अच्छे तरीके से डिजोल्व हो सकता है।
तो बस ऑक्सीजन एंटर किया सेल के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और ये ब्लड में ही डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व होकर के फिर हमारे लंग्स में पहुंचता है। और फिर लंग्स के अंदर में क्या होता है कि ऑक्सीजन ये दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ये ले लिया, और फिर एल्वियोली से होता हुआ ये जो है वो तुम्हारा ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकाई होता हुआ तुम्हारा कंप्लीट जो है वो तुम्हारे बॉडी के बाहर एक्सहेल कर दिया जाता है। इज इट क्लियर? सब कुछ समझ में आ गया? तो अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा और सारे टॉपिक समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना मत भूलना, ताकि मैं ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस ला सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।